الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. آمنت بالله صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 20वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत इख्तिताम पे आ पहुँचा और हम तीसरे अशरे यानी कि दोज़ख से निजात में दाखिल हो चुके हैं। इस अशरे में 5 ताक रातें होती हैं जिसमें एक रात लैलतुल क़द्र भी होती है और जो इस इबादत कर पाए उसे हज़ारों रातों के बराबर सवाब मिलता है। लोग अपने रब को राज़ी करने के लिए एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मसाजिद बंद हैं तो हम किस तरह एतकाफ़ का एहतमाम कर सकते हैं, एतकाफ़ क्या है, उसकी कितनी इक़साम है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के मेहमान मेरी बड़ी पसंदीदा शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ भी है। पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इक़रा के चेयरमैन हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मौजूद हैं आमिर कुरैशी साहब। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लगे न दिल लगे न दिल जो नबी से तो दिल लगी क्या है जो हो नए इश्क़ बिलाली तो आशिक़ क्या है जो हो नए इश्क़ बिलाली तो आशिक़ क्या है। खबर नबी को है अपने सभी
गुलामों की खबर नबी को है अपने सभी गुलामों की, जो बेखबर हो गुलामों से वो नबी क्या है, जो बेखबर हो गुलामों से वो नबी क्या है। न पास आनो मोहम्मद न के बरो असग़र, न पास आनो मोहम्मद न के बरो असग़र, जो यूं लुटाए न घर को तो वो सखी क्या है, जो यूं लुटाए न घर को तो वो सखी क्या है, जो हो नए इश्क़ बिलाल तो आशिक़ी क्या है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब आमिर भाई, बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए। अपनी मेहमान की जाने बातें हैं। हुनैद भाई, इस वक्त में जो सूरत हाल हुई, हमने कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कभी पूरी दुनिया में इस तरह का लॉकडाउन होगा। आप क्या समझते हैं कि जो ये लॉकडाउन हुआ है, इससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको कितना नुकसान हुआ है एजुकेशन का, और आप लोगों ने इसको किस तरह कवर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी जो यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी, उसमें तो हम पिछले 10 साल से ऑनलाइन एजुकेशन पे काम कर रहे थे। Great. तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस पे थे बाकी लोगों से, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ था। हमने पहले मूडल पे बनाया, फिर हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे दुनिया में सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। तो उसमें किस तरीके से कनेक्ट करना है अपने कोर्स आउटलाइन को, टीचर्स को किस तरह उसके अंदर उनके लेक्चर्स अपलोड करने हैं, उनकी जो रीडिंग मटेरियल है उनके लिंक्स देने हैं, और किस तरीके से स्टूडेंट्स की इन्विजिलेशन करनी है, उनके की स्ट्रोक्स को कैसे मॉनिटर करना है, उनके फेशियल रिकग्निशन को कैसे असेस करना है, किस तरीके से उनको असाइनमेंट्स देने, ग्रुप असाइनमेंट्स देने, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देने, उसके अंदर असेसमेंट कैसे करनी है, उस असेसमेंट को सिमिलैरिटी टेस्ट के साथ अलाइन करना है कि किस तरीके से वो खुद सिमिलैरिटी टेस्ट के बाद सबमिट करें अपना असाइनमेंट, ताकि कट कॉपी पेस्ट करके ना हो। इन सारी चीज़ों में हम बहुत एडवांस स्टेज पे थे। अच्छा, तो जैसे ही हुआ जी। वैसे ही हम ऑनलाइन पे चले गए, तो ज़्यादा हर्ज नहीं आया। फिर भी थोड़ी बहुत ग्लिचेस थी, इंटरनेट की ग्लिचेस थी, लेकिन वो कवर हो गया। अच्छा हुनैद भाई, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग इतने पहले से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, तो इसका कोई ख़ास रीजंस है? मतलब क्यों ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आपका रुझान क्यों आया कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं? देखिए, हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे शहरों में अच्छे प्रोफेसर्स मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, हमें वहाँ पहुँचने तक बहुत टाइम लगेगा। सो एक तो ये था कि हम दुनिया के बेस्ट फैकल्टी को ला सकें, और दूसरा ये कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं पाकिस्तान की, जो भी है, अभी भी 60-70% पॉपुलेशन गोट की, जैकबाबाद, सखर, बदीन, थरपारकर वहाँ रहती है। तो उन तक अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर कैसे पहुँचाएं, एक तो ये था। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। सो बहुत सारे लेक्चर्स अगर ऑलरेडी आपके डेटाबेस में आ जाएंगे और वो उसके अंदर सिस्टम में मौजूद होंगे, तो फिर
उस लेवल के प्रोफेसर की गोटकी में ज़रूरत नहीं होगी, एक टीचिंग असिस्टेंट जो है वो भी कर सकेगा और एक इंटरनेट कनेक्शन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकेगी। तो ये सोच के हम इस पे काम कर रहे थे। और वैसे भी जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आप देखें दुनिया में डिसरप्शन आ रही है बिजनेसेस में, वन आफ्टर अनदर। ऊबर आई, उसने तमाम टैक्सी वालों के बिजनेस खराब कर दिए। अमेजोन आई, उसने तमाम सुपरमार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर के बिजनेस खराब कर दिए। एजुकेशन में भी आना है डिसरप्शन, आज नहीं कल आना है, और ये कोरोना की वजह से आ गया। अब जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे MIT हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, वो सब ऑनलाइन आ चुकी हैं और आज उनकी क्लासेस यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम लैंग्वेज का है ना। एग्जैक्टली। तो हम अगर आज से अपने आप को प्रिपेयर कर लें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कॉस्ट है। हमारा प्रोफेसर जो है वो डॉलर्स में तनख्वाह नहीं लेता, रुपए में लेता है, और वो उन बच्चों को पढ़ा सकता है जो वहां पे पढ़ाई नहीं कर सकते। वहां पे उनके लिए एक्सपेंसिव है। आज अमेरिका में भी बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके बाद 20 साल तक वो पैसे वापस उसको बैंक को देने पड़ते हैं। तो वो क्यों वहां पे $4 लाख में पढ़ेगा जब $4000 में पढ़ाई हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं कि हमने टाइम से पहले इस पे काम कर दिया था। हमें प्रॉब्लम आ रही थी रेगुलेटरी बॉडी से, बिकॉज एक माइंड सेट हमारा ऐसा है कि हम चेंज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रू। ये जो अभी जुनैद भाई ने बात बताई, आप ये वाकई में इस चीज़ को देखेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि तमाम बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन होते जा रहे हैं, और जब ऑनलाइन पे बिजनेस आता है तो फिर जो बिजनेस वैसे लोग कर रहे हो तो उनका काफ़ी उसमें लॉस होता है। इसी तरह एजुकेशन ने भी ऑनलाइन आना है, और ये अभी से एक प्रेडिक्शन है, और अब तो आई गई है, अब तो हमारे सामने ये चीज़ आई गई हैं। जुनैद भाई, आप चेयरमैन बैतुल माल भी हैं सिंध के, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा जो बैतुल माल होता है इसकी किस तरह वर्किंग होती है और ये किस तरह आवाम के लिए काम करती है। देखिए, बैतुल माल बहुत सारे शोबे में काम कर रहा है, लेकिन मेन जो उसका काम है वो यतीमों की कफालत करना है। माशाअल्लाह। और हमारे पास इस वक्त कोई, अब जब से मैं आया हूँ तब से हमारे नंबर्स 400 से बढ़ के 1000 बच्चे हो गए। 1000 बच्चे पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कफालत कर रहे हैं, खाना पीना, रिहाइश, स्कूलिंग। उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये, जो चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में हो रहा था, और कोई क्राइम भी नहीं समझता, उनको उधर से उठा के क्लासरूम में लाना, उनको पढ़ाना, उनको स्टाइपेंड देना, और वो थोड़े से डिफरेंट बच्चे हैं तो पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते। पब्लिक स्कूल के ऊपर आई वुड लाइक कि आप डिस्कस करें अभी, बिकॉज हमारी नेशन का फ्यूचर डिपेंडेंट है उस पर, जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में है। बट वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। फिर हमारा जो खवातीन का एक बहुत बड़ा इशू है कि खवातीन जो है वो पीछे रह गई हैं तालीम में और हुनर नहीं है उनके पास। तो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स, माशाल्लाह, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है जिसमें सिलाई, कढ़ाई, मेकअप और कोई ऐसे हुनर उनको सिखा देते हैं कि वो आगे अपना रोजगार करती रहे, कमाई में अपने घर की उसमें मदद कर सके, इनकम में वेलबींग इंप्रूव हो जाए। तो ये तो 3-4 चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा बैतुल माल का जो आजकल है, क्योंकि फंड्स का तो आपको पता है पूरे मुल्क में जो है इशू है, हर गवर्नमेंट के इदारे में, तो हम ये भी करते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी कोई ऐसी बीमारी में फंस जाए जैसे कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया, किडनी डायलिसिस हो गया, जिसका वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हमारे पैनल पे हैं उन पे इलाज करवा देते हैं, उनकी दवाइयाँ दे देते हैं, उनकी कीमोथेरेपी करवा देते हैं। ये जी बड़ी एक मुझे खुशी जो होती है उस बात की होती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि किस पार्टी को मैं सपोर्ट, मैं किसी पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हुनैद भाई जैसे लोग जब ऐसे ओहदों पे बैठे हुए होते हैं तो हमें एटलीस्ट ये सुकून होता है कि ये ऑनेस्टी से काम करेंगे। इसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है अगर हम बात करें कि जी वो बंदा करप्शन करेगा शायद जिसको पैसे की कमी हो या जिसको शोहरत की कमी हो, तो माशाल्लाह आपके पास दोनों ही चीज़ें थी। अभी और बहुत से सवाल मेरे हुनैद भाई से। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा, बात हो रही है कि हम दूसरे तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, तो एतकाफ़ का असल मकसद है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात कि तीसरा अशरा जो होता है उसके माने मफ़हूम है कि दोज़ख से निजात का अशरा। एक मोमिन, एक मुसलमान इस महीने पूरी इबादत करता है, रियाजत करता है, तो उसकी चाहत ही ये होती कि हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया भी कि ऐसा शख्स हलाक हो जाए जो इस महीने को पाए और इबादत करके अपनी मग़फ़िरत ना कर पाए। तो बात ये कि आखिरी अशरा वो हो जाता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की दरिया समुंदर बहा देता है कि तुम आप दोज़ख से निजात पालो। और इसकी सबसे बड़ी सनद यह है कि अल्लाह ताला
कुछ ऐसी इबादत का तयन बंदे को करा देता है, जिसे आपने अभी शुरू में कहा 5 जो ताकरातें आती है, हैं, बिल्कुल। इसके साथ साथ एतकाफ। तो सबसे पहले एतकाफ की बात करते हैं। कौन मेरा ने फरमाया वान तुम आकिफून फिल मसाजिद, कि मर्द जो है वो क्या करे कि एतकाफ करे मस्जिदों के अंदर। और मफहूम आयत जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुराद क्या है कि एतकाफ कहते किसे हैं? एतकाफ कहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा मस्जिद में रुके और अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करके अल्लाह की इबादत में क़याम करे, रात को भी दिन को भी, और इबादत गुजारे, वक्त गुजारे। इसको एतकाफ कहते हैं। अब एतकाफ के दर्जात है या कैटेगरीज कह लें आप। एक एतकाफ जिसे एतकाफ वाजिबा कहते हैं कि वाजिब एतकाफ होता है, एक सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया होता है, और एक नफली एतकाफ होता है। वाजिब एतकाफ के किसी शख्स ने नज़र मानी कि फ़लाँ काम, जैसे मिसाल किसी का कोई काम हो गया तो मैं 1 दिन या 2 दिन के लिए एतकाफ करूँगा, वो एतकाफ है वाजिबा कहलाता है। इसी तरीके सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया किसे कहते हैं कि ये जो आप रमज़ान में 10 दिन का आखिरी अशरे में जो एतकाफ करते हैं, यानी 20वें रोज़े को जब सूरज गुरूब हो रहा होता है उससे पहले पहले आप मस्जिद में आ जाए, और जब ईद का चांद निकले तो फिर आप मस्जिद से बाहर निकले, चाहे 30वां दिन हो या 29वां दिन हो। बिल्कुल। तो ये 10 दिन का जो है आपको यहाँ अल्लाह के लिए क़याम, ये फ़र्ज़, ये सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया है। इससे मुराद ये कि पूरे शहर में अगर कोई एक शख्स भी एतकाफ़ कर लेगा तो सबका एतकाफ़ अदा हो जाएगा, लेकिन पूरे शहर में अगर किसी एक ने भी एतकाफ़ नहीं किया तो सब गुनाहगार होंगे। तो मालूम क्या चला, ये वो सुन्नत है। एक नफली एतकाफ़ के नवैतु सुन्नत एतकाफ़, आप जब भी मस्जिद में जाए एतकाफ़ की नियत कर लें। अच्छा, ये जो आपने नफली एतकाफ़ बताया ये रमज़ानों में ही करना होता है? नहीं, नफली एतकाफ़ तो आप कभी भी कर सकते हैं, वाजिब एतकाफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया ये ख़ास है रमज़ान के साथ, रमज़ान मुबारक में करना होता है। बहुत सारे और भी सवालात हैं, क्योंकि जैसे अभी मसाजिद बंद हैं तो किस तरह एहतमाम किया जा सकता है और एतकाफ़ में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता हूं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या बना रही हैं आप जी? बड़ा धौंट है, क्या चीज़ बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं फिली चीज स्टेक। फिली चीज स्टेक? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि आपने टेंडर लाइन जो मीट होता है आपका, जो स्टेक का जो मीट होता है वो ले लेना है। ठीक है। उसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स कर लेनी है। फिर उसको आपने ऑयल में या जिंजर गार्लिक पेस्ट आप ले लें, अगर आपके पास टाइम कंज्यूमिंग कम है, कि मीट को आपको पता है टाइम लगता है गलने में, तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को मिक्स करके इसको सिंपल ऑयल में डाला है और इसको मैं पका रही हूँ। इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ें डालेंगे, एक ब्लैक पेपर होगा और एक सोया सॉस होगा। ठीक है। जब इसका पूरा पानी जल जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो एंड में हम ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के सौते करेंगे। और हमारे पास 2 वेजेस हैं, लाइक अनियन एंड कैप्सिकम, ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। और ये जो हमारे पास हॉट डॉग की बन है इसमें डालेंगे, ऊपर से चीज़ डालेंगे और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट कर लेंगे। और इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है? स्पाइसी होता है ज़्यादातर, ये किस तरह का होता है? माइल्ड होता है। मैंने देखे ऑप्शन रखा हुआ है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आजकल हमारे पाकिस्तानी को पसंद होता है, तो इसमें जो मायोनीज जो आप लगाएंगे उसमें आप क्रश चिली को थोड़ा मिक्स कर लें और फिर लगा लें, वरना तो स्टेक में सिर्फ आपका ब्लैक पेपर सोया ही जाएगा। और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर में तैयार हो जाएगा? मैक्स 30 मिनट। 30 मिनट्स में तैयार हो जाएगा जी। और हमें सहरी पे बड़ी नई नई चीज़ें जो हमारी शेफ से खाने को मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहीदा ज़ीशान। इनसे दरख्वास्त करूंगा कि नाते शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। या नबी सब करम
अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब अता फरमाए इस रमज़ान मुबारक के महीने में। आते हैं उनैद भाई की जानिब। उनैद भाई, हम आते हैं सरकारी स्कूलों की जानिब, और हमारे यहाँ मसला ये ज़ाहिर गरीब तबका है, वैसे ही उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनकी नज़र होती है कि जी हम गवर्नमेंट स्कूल में चले आए। लेकिन माज़रत के साथ जब हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, मैंने काफ़ी अपने प्रोग्राम्स किए हैं, अंदरून सिंध में भी किए हैं और जगहों पर भी किए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों का हाल बहुत बुरा है। क्या कहेंगे इस बारे में? तो फिर वो जो बच्चा बेचारा है, गरीब का बच्चा है सर, वो तो कभी क्वालिटी एजुकेशन ले ही नहीं सकता। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने बच्चे को जो है उसकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। तालीम इसलिए है कि उसकी लाइफ बेहतर हो जाए, वेलबींग बेहतर हो जाए, सेहत बेहतर हो जाए, इनकम बेहतर हो जाए। और अगर उसको लाइट नज़र नहीं आएगी एट द एंड ऑफ द टनल, तो एक बिल्कुल ही वो इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद शख्सियत नहीं बन सकता। बिल्कुल बात। हमने अपने जो जहालत है अगर उससे निकालना है और अपने दूर दराज एरियाज़ में अगर बच्चों को पढ़ाना है, तो उस तालीम मुफ्त में पब्लिक सेक्टर में ही हो सकती है। और पब्लिक सेक्टर में हमें बेहतरीन से बेहतरीन टीचर रखना होगा ताकि हम अपने मुल्क को निकाल सके इस जहालत से, इस अंधेरे से, इस बेरोज़गारी से, इस गुर्बत से। और अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को तबाह बर्बाद करना हो ना, तो एजुकेशन छीन ली जाए। बिल्कुल। तो ये पता नहीं कौन सी साजिश है जिसके तहत हमने अपने मुल्क से, अपने बच्चे से एजुकेशन छीन ली। मुझे तो वो बच्चे भी आज नजर आते हैं जो आज ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं, जो स्लेट के ऊपर जिन्होंने पढ़ा है और लैंप के नीचे पढ़ा। लेकिन क्या आज का बच्चा हमारे इस पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में पढ़ के निकलेगा और वो आगे उस पोजीशन में पहुंच सकता है? क्या वो जनरल बन सकता है? क्या वो ब्यूरोक्रेट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी हम वेलबींग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, ना हम अपना करिकुलम इंप्रूव कर रहे हैं, ना हम उनके लिए अच्छे टीचर रख रहे हैं। स्कूलों में ज़्यादातर बिल्डिंगें, जो मैं खुद अभी कल परसों इंटीरियर से देख कर आ रहा हूँ, पंखे नहीं है, लाइटें नहीं है, भूसा भरा हुआ है, गधे बंधे हुए हैं, नहीं है, खेल कूद की कोई जगह नहीं है। उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो सारे जो है वो पता नहीं रिश्वत दे के भर्ती हुए हैं या पॉलिटिकल बेसिस पे भर्ती हुए हैं। वो उधर पढ़ाते ही नहीं है, वो घरों में चपरासी हैं या ड्राइवर हैं या कुक हैं। और ये हम अपने सूबे को, अपने बच्चे को हम कैसे निकालेंगे गुर्बत से अगर इस तरह चलता रहा? भाई, मैंने अपने प्रोग्राम टारगेट में जब मैं गया अंदरून सिंध, तो मैंने देखा कि जो टीचर्स थे, मैं क्लास में पहुंच गया अचानक, तो वो मैट्रिक के पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एप्पल की स्पेलिंग बताएं। मैट्रिक क्लास के बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आ रही, एलिफेंट निकलना नहीं आ रहा। मुझे ये समझ नहीं आता कि सर इस पे फंड्स भी होते हैं, एजुकेशन के नाम पे एक फंड भी निकलता है, बट वो फंड कहाँ जाता है? और एक चीज जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो जैसे अब आप है सर, आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री भी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त वो नहीं कर रहा काउंटर, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री बस दोस्ती यारी पे दे दी जाती है, बंदे का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। मैं कहता हूँ एजुकेशन और हेल्थ में तो देखना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे एक किस्सा याद आ गया, जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं इम्प्रूवमेंट, एक टास्क फोर्स बनी थी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसमें पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर रहा था। पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गिलानी साहब ने एक बात कही लाइब्रेरी को दिखाते हुए कि इस लाइब्रेरी को अगर आग लगा दी जाए तो इल्म और तालीम का कोई नुकसान नहीं है। मैं वही बात आज कहूँगा कि हमारे सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगर आग लगा दी जाए
तमाम पब्लिक सेक्टर स्कूलों को बंद कर दिया जाए, इल्म और तालीम का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिखाया नहीं जा रहा, ना तरबियत हो रही है, ना हुनर हो रहा है। जबकि हम क्या नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि टिड्डियों से कैसे बचना है, बच्चों को सिखा सकते हैं तुम्हारी कपास की फसल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको सिखा सकते हैं कि जो तुम घर में अपनी मुर्गियां पालते हो उनकी इनकम कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उसका चिकन कूप कैसे बनाया जा सकता है, जो गाय भैंसे उन लोगों ने पाली हुई हैं उनको सिखाया जा सकता है किस मिकदार में उनको हार्मोन्स देने, क्या कितने हार्मोन्स नहीं देने, क्या खुराक देनी है, किस तरह उनकी सेहत का ख्याल करना है। वो जो घर में रहते हैं झोपड़ियों में, जो चूड़ों कहते हैं, जो कहते हैं उसको, उन झोपड़ियों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हवादान कैसे हो सकती है। मकानों को आप जल्जले में जितने मकान गिरे वो सिर्फ इस वजह से गिरे कि उनकी छतें भारी थी और उनके दीवारें कमजोर थी। तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम क्लास 5 के बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से मकान बनाया जा सकता है लोकल मिट्टी से और लोकल जो है बगैर सरिये के और बगैर उसके, और उसकी लाइफ 5000 साल हो सकती है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये हो चुका है, दुनिया में हो रहा है, प्रैक्टिकल समझाने। और हमारे लेकिन हम अपने करिकुलम में ये चीजें डाल देना। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है उनैद भाई, मैं देखता हूँ कि उधर सिर्फ तशद्दुद हो रहा होता है, अब बच्चों को मारना, बच्चों से झाड़ू लगवाना, वॉशरूम जो आपने बात कही नहीं है, और उसके बाद कई ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर मैदान जरूर है और पेपर्स में उसकी बिल्डिंग भी है लेकिन स्कूल ही नहीं है, और 80-80 हज़ार 60-60 हज़ार रुपए तनख्वाह है। ऐसा भी नहीं है कि तनख्वाह कम है। आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब देना पसंद करूंगा। अभी आपने कहा कि किसी को भी उठा के वजीर तालीम बना दिया बिल्कुल। देखिए ना, एक आदमी एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, पहले लेक्चरर होता है, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है, फिर वाइस चांसलर होता है। 20 साल का प्रोसेस है। इधर क्या है, इधर ये है कि भाई ये गोटकी का जो है वडेरा है, इसने मैट्रिक भी जो है वो पैसे दे के डिग्री ली हुई है, लेकिन चूंकि हारी इसके हैं और इसने फला अपने आदमी से 500 वोट खरीदे हुए हैं, फला से 5000 वोट खरीदे हुए हैं, फला को प्राडो देके वो वाले 25,000 वोट खरीदे हुए हैं। अब ये चूंकि यहाँ का MPA बन गया है तो इसको वजीर तालीम बना दें, क्योंकि MPA CM बनने के लिए जरूरी है। और उसका विजन क्या होगा? सिस्टम गलत है। MPA MNA का काम कानून बनाना है, अपने इलाके के लोगों की बेहतरी का काम करना है, वो वजीर तालीम नहीं बन सकता। वजीर तालीम के लिए एजुकेशनिस्ट चाहिए जिसको बच्चों के लर्निंग आउटकम्स के ऊपर उसको पता हो कि किस तरीके से बच्चों के माइंड में ये चीज जो है जा सकती है, किस तरीके से पढ़ाना है, टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है। सो ये ना सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ केयर में भी यही है, बल्दियात में भी यही है। सो हमें अगर अपने मुल्क को बाकी मुल्कों से आगे लेके जाना है कभी ना कभी, तो हमें अपने पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को इन फील्ड्स के अंदर लाना होगा ताकि वो लोग चलाएं। सिलेक्शन जो है, मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ सिलेक्शन किन बेसिस पे हो जाता है। एजुकेशन और हेल्थ, मैंने दो जो सेक्टर्स की बात की थी, इसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि जो ये मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं, किसी भी सूबे में चाहे दे दी जाती हो, तो ये क्या चेक किया जाता है, क्या उस बंदे का ऑडिट किया जाता है कि आया ये क्या इस काबिल है कि नहीं है? और अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर सिर्फ हम यहाँ बैठ के बातें कर सकेंगे। जी उन्होंने कुछ एक किस्सा मुझे याद है, एक ज़माने में सिब्बी में नीलाम घर हुआ, तो मैं उसमें गया था। एक कोई मिनिस्टर थे एजुकेशन के, तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छोड़ दी थी क्योंकि उन्होंने कहा ये कैसा खजाना है जिसकी चाबी नहीं मिली मुझे। फिर जब मिनिस्टर एजुकेशन बन गए तो तारिक अजीज साहब ने उनसे सवाल किया, तो उसको कहते मैं अपने सूबे में बहुत तालीम पढ़ाएगी, मैं कम से कम कुछ नहीं तो हर होटल वाले को जो ढाबा होता है वहां पे जलेबी बनाना सिखा देगी। और ये रिकॉर्डेड है, अब मुझे डेट एग्जैक्ट होगी मैं बताऊंगा, आप जरूर दिखाइएगा। तो इस तरह के अगर एजुकेशन मिनिस्टर्स होंगे तो क्या होगा इस मुल्क का। और ये बात आप कर रहे हो पहले की, कोई काफी पहले की होगी। मैं तो खुद भी बच्चा था उस जमाने में जबकि बात कर रहा हूं नीलामगर का। आप देखेंगे उस वक्त से जब नीलामगर कहा तो उस वक्त से ये सिस्टम चल रहा है और अभी तक मुझे ऐसे कोई उसमें वो नहीं आ रही। मैं कहता हूं कि जो भी वजीर तालीम हो उसका पहले अपना बैकग्राउंड हो, वो खुद एक एजुकेशनिस्ट हो, उसके बाद आप उसको वजारत दें कि आपकी मर्जी है। और बहुत सारे और भी सवालात हैं जो हमारे उनैद भाई से जारी रहेंगे। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि मसाजिद उस तरह नहीं खुली हुई, तो कोई अगर एतकाफ का एहतमाम करना चाह रहा है और उसी तरह इबादत करना चाह रहा है तो क्या कर सकता है? पहली बात तो ये कि एतकाफ के फ़ज़ाइल में दो चार बातें रह गई थी। जी। मैं आपको वादे करता चलूँ, हदीस पाक में कि एतकाफ करने वाले को फ़ज़ाइल क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा। तो देखिए बहुत से हम में ऐसे जिनकी इस्ताअत नहीं कि वो हज या उम्रा कर सके। बिल्कुल।
लेकिन एतकाफ़ करने वाले को ये अल्लाह मकाम व मर्तबा अता फरमाता है कि उसने 10 दिन अल्लाह की राह में कुर्बान किए, यानी कि इबादत की, रियाजत की। वो 10 दिन जब बाद उठता है, अल्लाह एक नहीं 2 उम्रे और 2 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, सारा का सारा इबादत है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, सोना भी उसका इबादत। और यहाँ तक के हदीस में यहाँ तक आता है, एक इंसान मस्जिद में वो वालिदैन की खिदमत तो नहीं कर सकता, एक इंसान मस्जिद में वो अपने बच्चों के साथ शफकत तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो नेकियां वो बाहर करता रहा है, हदीस में आता है, वो तमाम नेकियों का सवाब सारी इंसानों का अल्लाह उस बंदे को देगा जो एतकाफ करता है। कितना बड़ा मुकाम मर्तबा। तो ये मर्तबा उस शख्स को मिलता है जो एतकाफ करता है। अब एतकाफ करना मर्द एतकाफ, क्योंकि हुक्म ये कि वो मस्जिद में करें, औरतों के लिए बैत यानी मस्जिद बैत यानी जहाँ वो नमाज मुख्तस की है पढ़ने के लिए उस जगह होता है। अब आ जाए आज के लॉकडाउन के हवाले से आपने जो बात की, देखिए शरई मसला ये है कि मर्दों के लिए हुक्म तो यही है कि वो मस्जिद में ही एतकाफ करें। एक होती है जामा मस्जिद, एक होती है मस्जिद। अगर मस्जिद में किया है और जामा मस्जिद में नहीं किया है तो उनके लिए शरई हुक्म है कि वो, एक होता है हाजत शरइया, हाजत तबइया और हाजत ज़रूरिया। हाजत शरिया के अंदर ये मसला है कि अगर कोई ऐसी मस्जिद में है जहाँ जुम्मे की नमाज नहीं होती तो वो एतकाफ़ में है, तो वो एतकाफ़ में होते हुए भी जुम्मे के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है क्योंकि वहाँ नमाज नहीं होती। इसे कहते हैं हाजत शरइया। एक होता है हाजत तबिया, जिसमें मिसाल के तौर यूरिन पास करना, ये जो भी है तो वो शरई मसला है, यानी तबी मसला, तो बंदे को जाना पड़ता है। हाजत ज़रूरिया ये है कि इंसान कोई नागानी आफत आ गई तो वो एतकाफ़ तोड़कर निकल जाए, तो फिर उसमें होता है एतकाफ़ कि कज़ा लाजिम आती है, एतकाफ़ गुनाहगार नहीं होता। अब आज इस बात पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मर्द क्या करें इस सूरत हाल में। शरई मसला मैंने आपको बयान कर दिया कि शहर के अंदर जो है एक बंदे को करना जरूरी, अगर वो कर ले तो सबके जो है सवाब भी मिलेगा और ऐसे लोग गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि घर में मर्द एतकाफ़ नहीं कर सकते। अच्छा। इस हालत में भी वो ठीक है इबादत करें, रोज़ा यानी कि रोज़ा रखते हैं, इबादत करें, जो भी करें मुख्तस, लेकिन आप ये कहें एतकाफ़ मत कर लें, घर में एतकाफ़ नहीं होता। अच्छा, अगर कोई मर्द जितने भी हैं वो कोई एक जगह ले लें जो किसी का भी घर हो और उधर कोई एतकाफ़ नहीं, वो भी नहीं, उसके लिए मस्जिद शर्त है। मस्जिद शर्त है। जामा मस्जिद ना भी हो, मस्जिद शर्त है। मस्जिद कहते हैं जहाँ अल्लाह का सजदा किया जाता है, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, ये शर्त है। ये याद रखिएगा, घर को हम मस्जिद नहीं बना सकते। घर में जो भी मर्द हजरात हैं वो एतकाफ़ नहीं कर सकते और बड़ा कंफ्यूज हुए हैं इस वक्त लोग, क्योंकि ज़ाहिर है समझ नहीं आ रहा है कि किस जगह पे किया जाए, और ये चीज़ पूछना इस वक्त से भी ज़रूरी थी ताकि इससे आपको आगाही मिल सके। बिल्कुल, इबादत तो हर वक्त इंसान को जो वक्त है उन पर करनी चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता